हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग की बहुत सारी टर्म्स लास्ट 3 वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इस सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापारिक प्राप्यताएं। ट्रेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवेबल वो अमाउंट है जो अभी तक ड्यू है और बिजनेस को मिलने वाला है ना। तो वो ड्यू अमाउंट जो है कस्टमर से जो अभी मिलना बाकी है, वो ड्यू अमाउंट क्या कहलाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। इट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर टू द एंटरप्राइज। ओके, नाउ ट्रेड रिसीवेबल इज सम ऑफ डेटर एंड बिल रिसीवेबल। सो ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। अब आपके लिए यहाँ पे दो नई टर्म्स आती है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। सब डेटर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं देनदार। ठीक है, जब एक बिजनेस किसी एक पर्सन को उधार माल बेचता है ना, गुड्स को सेल करता है क्रेडिट बेस पर, तो वो पर्सन जो है वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? डेटर। क्यों? क्योंकि उधार माल बेचा है, अभी तक हमें उससे पैसा नहीं मिला है, मिलने वाला है ना। तो वो पर्सन बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। When goods sold to a person on credit base, that person is called a debtor for business. Okay? Now bill receivable, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राप्य विपत्र। बिल रिसीवेबल क्या है? डॉक्यूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डेटर एक्सेप्ट कर लेता है ना, कि वो एक सर्टिफाइड डेट को, एक पर्टिकुलर डेट को हमारा ड्यू अमाउंट हमें दे देगा, वो पेमेंट कर देगा, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज, वो डॉक्यूमेंट बिजनेस के लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा, और डेटर के लिए, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है, वो उसके लिए बिल्स पेबल कहलाएगा। ओके, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल आर एसेट्स फॉर बिजनेस, है ना। क्यों है? क्योंकि हमें उनसे पैसा लेना बाकी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दोनों ही बिजनेस के लिए क्या है? दोनों ही बिजनेस के लिए एसेट्स है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये बिजनेस है, ये किसका बिजनेस है? ये मेरा बिजनेस है। ओके, मैंने मिस्टर रवि को गुड्स सेल किया। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर रवि ऑन क्रेडिट ₹50,000। मैंने मिस्टर रवि को उधार गुड्स सेल किया है ना, 50,000 रुपए। ठीक है, तो मिस्टर रवि से मुझे 50,000 रुपए लेने बाकी है, तो ये मेरे बिजनेस के लिए कौन कहलाएंगे? डेटर। मिस्टर रवि मेरे बिजनेस के लिए कौन हुए? डेटर हुए। ठीक है, और डेटर मेरे बिजनेस के लिए क्या हुई? एसेट्स हुई। क्लियर? अब मिस्टर रवि जो मेरे बिजनेस के लिए डेटर हैं, इन्होंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है, एक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया है कि ये आज से जस्ट 2 मंथ बाद, है ना, आफ्टर 2 मंथ ये मुझे मेरा 50,000 का जो ड्यू अमाउंट है वो मुझे पे कर देंगे। तो जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं, जब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो डॉक्यूमेंट मेरे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल। ओके, ध्यान देना, मिस्टर रवि ने एक्सेप्ट किया है ना, मेरे बिजनेस के लिए, इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे बिजनेस के लिए बिल रिसीवेबल है, और मिस्टर रवि के लिए यही डॉक्यूमेंट बिल्स पेबल हो जाएगा। ओके, जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेबल, और जिसके बिजनेस के लिए एक्सेप्ट किया है उसके बिजनेस के लिए बिल रिसीवेबल।
नाउ आवर टर्म इज ट्रेड पेबल, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापारिक देयताएं। ट्रेड पेबल का मीनिंग उस अमाउंट से है जो बिजनेस को, सेलर को देना बाकी है। वो ड्यू अमाउंट जो हमें सेलर को पे करना है अभी, है ना, वो ड्यू अमाउंट जो है बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? ट्रेड पेबल। इट इज द अमाउंट ड्यू टू द सेलर ऑफ गुड्स बाय द एंटरप्राइज। Trade payable is a sum of creditor and bills payable. So trade payable is equal to creditors plus bills payable. अब आपके लिए यहाँ भी दो टर्म्स है, creditors and bills payable. Creditors को हिंदी में कहते हैं लेनदार और bills payable को हिंदी में कहते हैं देय विपत्र। पहले हम पढ़ेंगे creditors. Creditor लेनदार, वो पर्सन जिससे बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट बेस पर, है ना, और उसे हमें अमाउंट देना बाकी है, उसे हमें पे करना है ना, तो वो पर्सन बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। सिंपल लैंग्वेज में बोले, जो पर्सन हमसे मांगता है ना, जो पर्सन हमसे पैसे मांगने वाला है, वो पर्सन सामने वाला क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। When goods are purchased from a person on credit, that person is called as creditor. Okay? Now bills payable, देय विपत्र। Bills of exchange एक डॉक्यूमेंट जिसे बिजनेस ने एक्सेप्ट किया है ना, किसके लिए? कि वो एक स्पेसिफाइड डेट को पेमेंट कर देगा, सेलर को पेमेंट कर देगा ड्यू अमाउंट का, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो डॉक्यूमेंट बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल। ठीक है, जिसे अमाउंट पे करना है, जिस पर्सन के लिए अमाउंट पेबल है, अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। ठीक है, और जिसके लिए हमने एक्सेप्ट किया है उसके लिए वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल। ओके, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स आर लायबिलिटीज फॉर आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस के लिए दोनों ही क्या है? लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि दोनों का ही मीनिंग क्या हो रहा है? हमें पैसा चुकाना है ना। ओके, अब हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। ये बिजनेस है और बिजनेस किसका है? मेरा बिजनेस है। ठीक है, मैंने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर राजू ऑफ ₹40,000, है ना। मैंने गुड्स परचेज किया मिस्टर राजू से, ठीक है, 40,000 रुपए क्रेडिट बेस पर, उधार, क्रेडिट बेस पर, उधार बेस पर मैंने गुड्स परचेज किया है। तो मिस्टर राजू जो है वो मेरे बिजनेस से ये 40,000 रुपए मांगते हैं, है ना। मुझे इन्हें 40,000 रुपए देने बाकी हैं, तो मिस्टर राजू मेरे बिजनेस के लिए कौन कहलाएंगे? क्रेडिटर कहलाएंगे। ओके, नाउ मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है कि मैं एक पर्टिकुलर डेट यानी आज से 2 महीने बाद ये 40,000 रुपए पेमेंट कर दूंगी, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो मैंने एक्सेप्ट किया है वो मेरे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल। सो एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय मी, मेरे द्वारा अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो मैंने एक्सेप्ट किया है किसके लिए? कि मैं मिस्टर राजू को, है ना, एक पर्टिकुलर डेट पर पेमेंट कर दूंगी, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है मेरे लिए क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल। ओके, एंड बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, है ना, both are liability for business. Okay, now our term is bad debts and doubtful debts. Bad debts, डेटर से मिलने वाला वो अमाउंट जिसके मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, कोई संभावना नहीं है कि वो हमें पैसा मिल जाएगा, दिख रहा है क्लियर कि वो पैसा डूब गया, इसीलिए इसे डूबत ऋण कहते हैं। ओके, तो
डेटर से मिलने वाला वो अमाउंट जिसके मिलने की कोई संभावना नहीं है, वो अमाउंट क्या कहलाएगा? बैड डेट्स। क्यों नहीं है संभावना, क्यों नहीं है पॉसिबिलिटी कि वो अमाउंट मिलेगा? या तो उस डेटर की डेथ हो गई है या वो दिवालिया घोषित हो गया है। ओके, सो अ डेट विच इज इरिकवरेबल इज बैड डेट, जिसके रिकवर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। द डेट में बी बैड ड्यू, कब होगा वो बैड ड्यू? बैड डेट्स कब कहलाएगा? वो ड्यू अमाउंट टू द डेथ ऑफ द डेटर, या तो डेटर की डेथ हो जाए और इज इंसॉल्वेंसी, या वो दिवालिया घोषित हो जाए। और ऑब्वियसली अगर आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है तो बिजनेस के लिए बैड डेट जो है वो क्या है? लॉस। ओके, नाउ डाउटफुल डेट, ऐसा अमाउंट है ना जो हमें डेटर से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ओके, तो जिसकी पॉसिबिलिटी मिलने की भी है और नहीं भी मिलने की है, वो डाउटफुल अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? डाउटफुल डेट। अ डेट whose recovery is doubtful may be received or may not be received is called a doubtful debt. Now our term is discount, जिसे हिंदी में छूट, कटौती और बट्टा कहते हैं, है ना। इस शब्द को आपने बहुत सुन रखा है, समझ रखा है, आपको इसका मीनिंग भी पता है, लेकिन अकाउंटिंग पढ़ने के लिए हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो डिस्काउंट का मीनिंग हुआ डिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, माल के मूल्य में कमी कर देना ही क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। ठीक है, अब ये डिस्काउंट जो है वो दो तरीकों से दिया जा सकता है। एक तरीका तो ये हुआ कि सेलर अपने गुड्स की प्राइस को कम कर दे और फिर सेल करे, उससे क्या होगा? परचेजर ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे। क्यों परचेज करेंगे? कि भाई उनको कम प्राइस में गुड्स अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, और सेलर को क्या फायदा होगा? कि उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो एक तरीका आपका डिस्काउंट का हुआ, इट इज अ डिडक्शन और एन अलाउंस फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स मेड बाय सेलर टू द बायर। ठीक है, सेलर अपने गुड्स की प्राइस को कम कर देता है। दूसरा तरीका ये हुआ कि डेटर से जो ड्यू अमाउंट है ना, वो हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, उसके लिए हम उसे उस पेबल अमाउंट में डिडक्शन कर देते हैं। यानी वो जो ड्यू अमाउंट हमें उससे जो लेना है उसमें हम कुछ कमी कर देते हैं, तो वो हुआ दूसरा तरीका डिस्काउंट देने का। ओके, It also refers a deduction or allowance from an amount of money advanced by the creditor to the debtor। और इन्हीं के बेस पर हम डिस्काउंट को दो टाइप्स में दिखाते हैं। एक हुआ आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक हुआ आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम कहते हैं व्यापारिक भत्ता और कैश डिस्काउंट को हम कहते हैं नकद भत्ता। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जब सेलर अपने गुड्स की प्राइस को कम कर देता है ताकि उसकी सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, है ना, तो गुड्स की प्राइस को कम करना, डिडक्शन ऑफ लिस्ट प्राइस, है ना, एट द टाइम सेलिंग गुड्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री पास नहीं होती है, मीन्स ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके, नाउ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, भाई मैंने आपको क्या बताया कि डेटर से हमें ड्यू अमाउंट जल्दी से जल्दी रिसीव्ड हो जाए, उसके लिए हम उस ड्यू अमाउंट में कुछ कमी कर देते हैं कि भाई ठीक है हमें हमारा कम पैसा देना, थोड़ा हम खुद ही कम कर देते हैं, है ना, तो वो आपका जो डिस्काउंट है क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट। द डिडक्शन इज गिवन टू द डेटर्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन द अमाउंट पेबल। जो हमारा अभी तक अमाउंट हमें नहीं मिला है उसमें हम कमी कर देते हैं, तो वो डिस्काउंट जो है क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट। इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो है कैश डिस्काउंट का अकाउंट ओपन होता है, इट मीन्स इसकी जर्नल एंट्री पास होती है, इट मीन्स इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, इस डिस्काउंट को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, है ना। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर रवि ₹5,000। ओके, हमने मिस्टर रवि को गुड्स सेल किया है 5,000 रुपए का। अब जब 5,000 रुपए का जो गुड्स हमने बेचा उस पर मैंने 10% जो है आपका ट्रेड डिस्काउंट
यानी मैंने 5,000 रुपए पर 10% जो है वो माइनस कर दिया, ठीक है। तो वो आपका 500 मैंने डिडक्शन माइनस कर दिया, यानी जब उसको बेचा उसी समय मैंने उसकी प्राइस में कमी कर दी, है ना। तो ये जितना मैंने माइनस किया ये क्या कहलाएगा, आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो यानी अब मुझे मिस्टर रवि से कितने रुपए लेने हैं, 4,500, ठीक है। ये सेल कौन सी हुई, क्रेडिट सेल। रवि जी ने कहा कि भाई मैं 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, ओके। मैंने रवि जी को बोला अगर आप मुझे जल्दी पेमेंट करते हैं तो मैं आपको 5% जो है वो और डिस्काउंट देती हूँ। तो रवि जी ने सोचा ठीक है 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो उन्होंने मुझे जल्दी कैश पेमेंट किया, ओके। जिस समय उन्होंने मुझे कैश पेमेंट किया उस समय मैंने उनको 5% जो है और डिस्काउंट दिया। तो कैश रिसीव हो रहा है मुझे ना, कैश पेमेंट के समय जो डिस्काउंट मैंने दिया वो डिस्काउंट कौन सा हुआ, कैश डिस्काउंट। तो इट मीन्स रवि जी से मेरे पास कितना अमाउंट आएगा, 4,275 रुपीज, ओके।